आशीष कैसा है? बढ़िया स्मित भाई, तुम बताओ क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया सुना। बस बढ़िया। और भाई संडे को विद फैमिली घर आना है। दिन में गृह पूजा और शाम को डिनर पार्टी, और मैं अभी आपको इनवाइट व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अरे वाह, तूने घर ले लिया? कहाँ ले लिया, कितने का पड़ा? भाई पॉश एरिया में घर लिया और एकदम सही प्राइस पे लिया है। ऑक्शन से लिया है मैंने वो। अच्छा, ऑक्शन में? कैसे लिया यार, मुझे भी बता। क्या आप भी आशीष की तरह ऑक्शन से प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं? दरअसल बैंक व्यक्ति या कंपनी को कर्ज देते हैं और जब इस कर्ज की अदायगी नहीं होती है तो बैंक गिरवी रखी संपत्ति को नीलाम कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी कब नीलाम होती है और ऐसी संपत्ति कैसे खरीदें आप, आइए समझते हैं। सरफेसी एक्ट 2002 बैंकों को नुकसान की भरपाई के लिए संपत्ति बेचने का अधिकार देता है। ज्यादातर बैंक प्रॉपर्टी की ई नीलामी करते हैं, जिसकी जानकारी अखबार, बैंकों की वेबसाइट या ऑक्शन का रिकॉर्ड रखने वाले पोर्टल्स पर मिल जाती है। कर्जदार यानी बोरोअर की ओर से लगातार 3 EMI नहीं जमा होने पर बैंक नीलामी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बैंक कर्ज लेने वाले व्यक्ति को नोटिस देकर पूछते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं नीलामी की जाए। नोटिस का जवाब देने के लिए 60 दिन मिलते हैं। इस दौरान भुगतान करने पर नोटिस वापस हो जाता है। नोटिस का जवाब ना देने पर या बैंक के जवाब से संतुष्ट न होने पर नोटिस का टाइम बीतने के 30 दिन बाद नीलामी की प्रक्रिया आमतौर पर शुरू होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये रहती है बैंक के लिए कि उनके पैसे वसूल हो रहे या नहीं। तो जो उनको ड्यू है, पहली चीज तो वो रखते हैं, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से सर्कल रेट देखते हैं और फिर मार्केट वैल्यू देखते हैं। इन तीनों चीजों के हिसाब से बैंक नीलामी की प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स करता है। जिसने खरीदनी हो उसे क्या करना चाहिए? उसे तो पक्का लोकल ब्रोकर से जाके बातचीत करनी चाहिए। उसको भी अपना हिसाब लगाना है कि वैल्यू ठीक लगी या नहीं लगी, और जो ऑनलाइन रिसर्च करनी चाहिए, और साथ में जो रीसेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं हाल ही में, मान लीजिए 6 महीने में, साल में जो रीसेंट ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो खरीदार है, जो इंटेंडिंग बायर है, उसको तो ये चीजें अपनी तरफ से करनी चाहिए। नीलामी में प्रॉपर्टी बाजार कीमत से 10 से 30% तक सस्ती मिलती है। यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 से 30 लाख रुपए कम में पड़ेगी, क्योंकि बैंक अपना मूलधन निकालने पर फोकस करता है। नीलामी वाली ज्यादातर संपत्तियां पॉश इलाकों में होती है। ऐसे में कई बार आपको अच्छी लोकेशन पर घर मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी ज्यादातर रेडी टू मूव इन होती है, यानी डील पूरी होते ही खरीदार शिफ्ट कर सकता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि बैंक नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदना क्लियर टाइटल यानी स्पष्ट मालिकाना हक की निशानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक के नीलामी नोटिस में लिखा होता है जैसा है जहां है और जैसा है जो है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी फिजिकली और कानूनी रूप से जिस हाल में है उस हाल में नीलाम की जा रही है। आगे चलकर कोई तीसरा पक्ष अगर प्रॉपर्टी पर अपना दावा लेकर सामने आता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। जब भी नीलामी में आदमी प्रॉपर्टी लेता है तो एटलीस्ट 30% कम की प्राइस में तो पक्का मिल जाएगा। जब बिल्डर से खरीदते हैं तो सीधा सीधा सौदा है। जब नीलामी में लेते हैं तो और बहुत चीजें आ जाती हैं, उसका टाइटल कैसा है, उसके बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह। सो आदमी को मेहनत करने की जरूरत ज्यादा है जब आप नीलामी की प्रॉपर्टी खरीदो, पर नेचुरली मेहनत का लाइक जैसे फल मीठा ही होता है, तो थोड़ी सी पैसे भी बच जाते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति ने नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन सालों बीतने के बाद भी उसे कब्जा नहीं मिला। दरअसल कई मामलों में सिंबॉलिक पोजेशन पर नीलामी हो जाती है। सिंबॉलिक पोजेशन में बैंक के पास कागजों में प्रॉपर्टी के कानूनी अधिकार तो रहते हैं, लेकिन उस पर वास्तविक कब्जा पुराने मालिक या किराएदार का ही रहता है, जो नीलामी के खिलाफ अदालत जा सकता है। बैंक का फिजिकल कब्जा बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल कब्जा नहीं है तो आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। ऐसे में बोली लगाने से पहले प्रॉपर्टी की टाइटल डीड यानी रजिस्ट्री और चेन डीड चेक करें। प्रॉपर्टी किसी कानूनी झमेले में ना फंसी हो, इसके लिए वकील की मदद ले सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी किसी कंपनी की है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के दफ्तर में पूछताछ जरूर कर लें। नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी कंडीशन जरूर चेक करें, ताकि इस बात का अंदाजा लगा सकें कि मरम्मत में कितना खर्चा आएगा।
इसके अलावा प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स, सोसाइटी चार्ज, बिजली पानी के बकाये बिल जैसी चीजों का भी पता करें। नीलामी में प्रॉपर्टी खरीदने पर बकाये की जिम्मेदारी खरीदार की होगी, लिहाजा बोली लगाते समय ऐसी लागत का ध्यान रखें, वरना असल कीमत आपके अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है। जहां तक फर्स्ट टाइम है या थर्ड टाइम है, वो उसका तो फर्क पड़ता नहीं। आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने खरीदनी है, चाहे आप पहली बारी खरीदें या तीसरी बारी खरीदें। जो बिड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसको एक बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करना पड़ता है कि क्या टाइटल है, कोई उसके आगे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई पेंडिंग ड्यूज, क्या पता जिसकी प्रॉपर्टी अभी ऑक्शन हो रही है वो उसने कोई ड्यूज पेंडिंग तो नहीं छोड़ रखे, या कोई बहुत बड़ी लायबिलिटी तो नहीं बता रखी जो किसी को भी ना पता हो, शायद बैंक को भी ना पता हो, पर अगर आप खरीदेंगे तो आपके सर पे तो पक्का आ जाएगी। जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता है उसका एक सर्टिफिकेट है, वो इस बिड डॉक्यूमेंट्स के साथ जरूर अटैच होना चाहिए कि बाद में ये ना हो कि लीगल डिस्प्यूट खड़ी हो जाए कि बैंक ये नीलामी कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का एक सर्टिफिकेट जरूर साथ में होना चाहिए। ओनर से अगर आप बात कर पाए तो जब ये डॉक्यूमेंट साइन हो रहा हो, जब आप नीलामी ले रहे हो, तो जो कंफर्मिंग पार्टी होता है ना, विटनेस, तो वो जो जिसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, अगर उससे भी साइन करा लें तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप भी आशीष की तरह ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि बोली में हिस्सा लेने के लिए रिजर्व प्राइस का 10% यानी अर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी। अगर आपकी बोली सफल नहीं होती है तो ये रकम लौटा दी जाएगी। बोली जीतने पर अगले कुछ दिन में 25% रकम जमा करनी होगी, जिसमें अर्नेस्ट मनी भी शामिल है। बाकी बचे पैसे महीने भर या बैंक से मिले वक्त में भरने होंगे। बोली जीतकर पैसे जमा नहीं करने पर डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा।